गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल फॉर एग्जांपल उसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे हम। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी हमारी जो बॉडी है, कोई भी ह्यूमन बीइंग की या कोई भी जानदार की या कोई भी जानदार की या कोई भी एनिमल की जो बॉडी बनती है, उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। यानी हमारा बॉडी या हमारा जिस्म किससे मिलकर बना है? सेल से बनकर बना है। जैसा कि हमारे पास में आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग अब फॉर एग्जांपल हम ताजमहल देख लेंगे, ताजमहल, या हमारे पास में कोई भी कुतुब मीनार देख लेंगे, या हमारे पास में कोई घर देख लेंगे। घर किससे बना होता है? ब्रिक्स से। घर किससे मिलकर बना होता है? ब्रिक्स। यानी हमारे पास में अगर कोई भी घर बनाना है हमें, तो उसे के लिए ईंट लगेंगे, और ईंट से क्या बनेंगी? दीवारें बनेंगी। दीवारों से अलग अलग चीज़ें मिलकर बनेंगी। यानी बगैर बेसिक यूनिट क्या हो गया फिर उसका? यानी उसके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको ये रूम दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बन गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स है और बहुत सारी चीज़ें से मिलकर बना है, यानी ब्रिक्स से मिलकर बना है। हमारा उसी तरह से ह्यूमन बॉडी या कोई भी जानदार या कोई भी जो इस ज़मीन पर मौजूद है, वो सेल से मिलकर बना है। वो किससे बना है? सेल से। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सेल से मिलकर बना है। द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यानी जैसा कि मेरी बॉडी दिखाई दे रही है, ये भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से मिलकर, यानी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। और उसका एक फंक्शन है। उसका क्या है? एक फंक्शन है। अब हमारे पास में देखिए, मेरे पास में बहुत सारे ऑर्गन है या ऑर्गेनल्स है, या हमारे पास में बॉडी में सिस्टम है, जैसे हार्ट हो गया, ये सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। इनका कुछ ना कुछ फंक्शन है और इनका कुछ ना कुछ काम है। उसी तरह से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसी तरह से देखिए, सबसे पहले किस तरह से इंसानी जिस्म या कोई भी वजूद में आता है एक जिस्म। पहले सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है। उसके बाद में क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू, सेल से क्या होंगे? टिश्यू जमा होंगे। एक से ज़्यादा जमा होंगे। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। इसी टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। पहले शुरू एक सेल होगा, या सेल से मिलकर क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन। यानी जैसा कि हमारे पास में मैं सांस ले रहा हूँ, सिर्फ नॉस्ट्रिल का काम है क्या? सांस लेना, सिर्फ नॉस्ट्रिल। ये क्या होगा? एक ऑर्गन होगा। और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा? ये ऑर्गन सिस्टम होगा। इसमें बहुत सारी चीजें होगी। नाक हो गई, मेरी विंड पाइप हो गई, उसी तरह से मेरे फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग, ये तमाम क्या चीजें इसमें मिलकर बनी। उसी तरह से ऑर्गन सिस्टम हो गया। उसी तरह से ऑर्गन सिस्टम से क्या मिलकर बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब मेरे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम है, आपने देखा होंगे, बहुत सारे सिस्टम मेरे पास में मौजूद है, और इसी से एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म मिलकर बनता है। आपको इतना समझ में आया? अब देखिए, सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था सेल को? आपके नॉलेज के हिसाब से, या मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रॉबर्ट हुक नाम था उसका नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक। इसने कब डिस्कवर करा था? 1665 में। यानी 1665 में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने करा, जिसने क्या करा? सेल की क्या करा? डिस्कवरी करा या इजाद करा। ठीक है। उसी तरह से सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जब इसको 1665 में एक दरख्त की छाल लिया, या एक पेड़ या एक प्लांट की क्या लिया? छाल लिया ऊपर की, और वो भी कौन सी? उसकी छाल लिया, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। सेल्फ मेड यानी खुद से माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके बाद में उससे उन्हें मुताला करा। यानी मुताला करने से मुराद उसकी पे स्टडी करा, और उसको बाद में वो देखने की कोशिश करा। तो सबसे पहले उसने नाम दिया उसको, क्या करे? आपने देखे होंगे शहद या हनी भी, उसमें कैसे वो घर होते हैं, शेल टाइप, उसको देखकर उसने इस सेल को नाम दिया। उस तरह से उसकी डायग्राम या उस तरह से उसको देखने को मिला। किसमें? एक माइक्रोस्कोप में। यानी उसने खुद ने सेल्फ मेड, या उसने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था 1665 में। सोचिए, आज से बहुत 200-500 साल पहले 1665 में उसने क्या बनाया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। उसी से उन्होंने डिस्कवर करा सेल। और वो सेल कैसा था? दरख्त से लिया हुआ, दरख्त की छाल से लिया हुआ, और वो एक डेड सेल था। वो कौन सा सेल था? डेड सेल, यानी वो मरा हुआ सेल था। मरा हुआ सेल डिस्कवर इन प्लांट, और वो बहुत ज्यादा यानी प्लांट में मौजूद था। वो जो सेल लिया था उसने, जो छाल लिया था उसने, वो प्लांट के सेल के लिया था।
ठीक है, उसी तरह से देखिए आप नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर कितने होते हैं। अब मेरे में सेल कितने हैं, दूसरे जानदार में सेल कितने, कौन सी बॉडी में कितने सेल है, किस तरह से पता करेंगे। अब इसको डिवाइड किया गया है दो जगह पे, इसको डिवाइड किया गया है दो जगह पे। नंबर ऑफ सेल, एक को यूनिसेलुलर बोला जाता है, दूसरे को मल्टी सेलुलर बोला जाता है। यूनिसेलुलर यानी क्या, यूनि यानी एक और सेलुलर यानी हमारे पास में सेल्स, यानी यूनि यानी सिंगल सेल वाला, यूनिसेलुलर यानी जिसमें सिर्फ सिंगल सेल हो, और मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा जिसमें सेल मौजूद हो, उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। अब देखिए, अब हमारे पास में एक सिंपल सी डायग्राम है, किसकी है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। आपको ये सिंपल सी डायग्राम बनाने की कोशिश करा मैंने, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद है। एक सेल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद है। आप देखिए यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा, सबसे सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ये पूरा जो सेल है, ये पूरा सेल किससे भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। यानी हमारे पास में सेल में क्या है, एक जेली सा सब्सटेंस है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये तमाम को एक एक करके देखेंगे हम, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल में क्या क्या मौजूद होता है, हमारे सेल में क्या क्या मौजूद होता है। उसी तरह से वैक्यूल्स मौजूद है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, उसी तरह से लाइसोसोम मौजूद है, उसी तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी मौजूद है, और उसी तरह से उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, उसी तरह से राइबोसोम मौजूद है, और आखिरी की बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है। ये हमारे पास में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये तमाम को जितने भी ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद हैं उनको एक एक करके इसका स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारे पास में यूनिसेलुलर यानी जिसमें एक सेल मौजूद है, और मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा जिसमें सेल मौजूद है। अब देखिए शेप ऑफ द सेल, अब हमारे को देखना है कि इसकी शेप कैसी रहती, इसकी शेप कैसी रहती। कभी कभार ये राउंड शेप रहता, यानी गोल 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 रहता, और कभी कभार स्पेरिकल शेप रहता, यानी हमारा ये जो सेल है जो राउंड शेप भी हो सकता, स्पेरिकल शेप भी हो सकता, इलोंगेटेड भी हो सकता, और स्पाइंडल शेप भी हो सकता। यानी इनके अलग अलग शेप होती है। एक शेप हो सकती है क्या, नहीं, यानी हमारे पास में राउंड शेप भी हो सकता है, स्पेरिकल शेप भी हो सकता है, इलोंगेटेड शेप भी हो सकता है, और स्पाइंडल शेप भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए साइज, अब हमारे पास में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या साइज में हमें देखने को मिल सकता है, यानी एक सेल की साइज क्या हो सकती है, और सबसे छोटा किसमें होता है, स्मॉलेस्ट सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया में मौजूद होता है। यानी हमारे पास में सबसे छोटा, आम जबान में बोले तो सबसे छोटा जो सेल होता है वो एक बैक्टीरिया में मौजूद होता है, एक अमीबा में मौजूद होता है। हमारे पास में जो सिंपल यानी सबसे छोटा सेल किसमें मौजूद होगा, एक बैक्टीरिया में। उसी तरह से लार्जेस्ट सेल ऑफ दिस 170 mm to 130 mm ऑस्ट्रिच, यानी जैसा कि हमारे पास में 130 माइक्रोमीटर से लेके 170 माइक्रोमीटर तक जो सबसे बड़ा सेल है उसमें किसमें पाया जाता है, ऑस्ट्रिच में। आपने देखा होगा चिड़ियाघर में ऑस्ट्रिच आपको मिल जाएगा, उसके अंडे का ऊपर की कवरिंग हटा देंगे तो उसमें पूरा एक सेल होता है 130 माइक्रोमीटर से लेके 170 माइक्रोमीटर तक, जो सबसे बड़ा दुनिया का सेल है। उसी तरह से देखिए, अब हमारे पास में ख्याल में आना चाहिए कि इंसान में सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल कौन सा है, इंसान में या ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा। अब देखिए स्पर्म में, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म में सबसे छोटा होता है, यानी सबसे छोटा स्पर्म में मौजूद होता है, और उसी तरह से ओवम में सबसे बड़ा क्या होता है, सेल मौजूद होता है। यानी इंसानी बॉडी में सबसे छोटा जो सेल होगा वो स्पर्म में होगा और मेल में होगा, और ओवम में क्या होगा, सबसे बड़ा सेल मौजूद होगा जो साइज के हिसाब से, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सराउंडिंग। आप देखिए हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ये चारों तरफ क्या है, कवरिंग बनाई हुई, चारों तरफ क्या है, कवरिंग बनाएंगे। यही क्या करेंगे, कौन एंटर जाएगा, कोई अंदर से बाहर चीज जाएंगी, जो इसको जरूरत होंगी,
जिसको जो न्यूट्रिएंट की या जो भी ग़िज़ा की या जो भी फूड की ज़रूरत होंगी तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सेल क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो भी हमारे पास में फाइगोसाइटोसिस यानी कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे, वो बाहर कर देंगे, वो बाहर कर देंगे। और ये रिजिड होती है, थोड़ी क्या होती है, रिजिड यानी मजबूत होती है। कोई भी बाहर से अगर खतरा है तो अंदर के ऑर्गेनल्स को चोट ना पहुंचे, तो ये सबसे पहले किस पर वार होगा, सेल मेम्ब्रेन पे होगा, और सेल मेम्ब्रेन उसको उससे प्रोटेक्ट करेंगे, उसको उससे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और उसी तरह से देखिए हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन पूरी कवर करी हुई थी, सेल मेम्ब्रेन क्या है, पूरी कवर करी है, और प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनल्स इसका काम है सेल मेम्ब्रेन का, और इस सराउंडिंग में, ठीक है। उसी तरह से देखिए द सेल मेम्ब्रेन गिवन शेप ऑफ द सेल, यानी हमारे पास में ये बताया जा रहा द सेल मेम्ब्रेन गिवन शेप ऑफ द सेल, यानी हमारे पास में ये बताया जा रहा जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेल को शेप देती, उसके बॉडी को क्या देती है, शेप देती है। शेप देने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। उसी तरह से देखिए आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है पूरे सेल में, साइटोप्लाज्म है, पूरा जेली सा सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। आर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, यानी हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है इसमें तमाम ऑर्गेनल्स क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। अब सस्पेंडेड बोले तो क्या सर, आपके ख्याल में बात आनी चाहिए, यानी हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है तमाम ऑर्गेनल्स क्या होंगे, इसमें डूबे हुए होंगे, इसमें क्या होंगे, डूबे हुए होंगे। और ये जेली लाइक होगा, आपने जेली तो देखा होगा, ये जेली लाइक सब्सटेंस हमारे पास में मौजूद होगा, जो सेल में तमाम ऑर्गेनल्स इसमें डूबे हुए या इसमें मौजूद होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद में देखिए साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेंटर की जगह यानी न्यूक्लियस कंपोनेंट, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होगा। कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एंड सेलुलर एक्टिविटीज जस्ट लाइक अ हेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अब मैं आम जबान में आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेरा हेड है, मेरा हेड क्या करता, पूरे जिस्म को क्या करता, संभालने की कोशिश करता, बैलेंस करने की कोशिश करता। अगर मैं कुछ भी फैसला लूँ तो हाथ से ले लेता क्या, नहीं, या पैर से ले लेता क्या, वो जाएगा, मैं सोचूंगा, सोचने के बाद में अच्छा है बुरा है नहीं है, तो मेरा सेंटर ऑफ क्या होगा, बॉडी का क्या हो गया, सेंटर दिमाग, यानी दिमाग से मैं कोई भी चीज का फैसला लूंगा। तो अब सेल में कौन सी चीज है जो इसका तमाम चीजों का फैसला ले सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह जिसको बोला जाएगा। अब जैसा कि मेरे बॉडी में देखा जाए, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिमाग है। अगर दिमाग को धक्का पहुंच गया तो कुछ कर सकता है क्या, एक इंसान है बहुत अच्छा दिख रहा, तंदुरुस्त दिखाई दे रहा और सेहतमंद दिखाई दे रहा, लेकिन उसका दिमाग क्या होगा, थोड़ा कुछ सदमे से या कोई शौक से या कुछ एक्सीडेंट से क्या हो गया, उसको मार लग गया और उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई, तो उसको स्वस्थ या एक परफेक्ट इंसान बोल सकते क्या, नहीं। यानी इंसान को परफेक्ट बोलने के लिए या इंसान को सेहतमंद बोलने के लिए क्या बोला जाएगा, वो दिमागी तौर पर, सेहती तौर पर और समाजी तौर पर क्या हो, वो फिट हो, समाजी तौर पर, दिमागी तौर पर और सेहती तौर पर, उसी को हेल्दी इंसान बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, सेल किसको बोला जाता है, सेल में न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट जगह है। जिस तरह से हमारे जिस्म में दिमाग होता है उसी तरह से हमारे एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये पूरा सेंटर में होता है, इसमें क्या होता है, सेंटर में होता है, और इसको ऊपर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होती है, ऊपर से एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसी के अंदर डीएनए होता है, उसी के अंदर हेरिडिटी होती है, यानी हेरिडिटी वन जनरेशन टू जनरेशन यानी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी के अंदर डीएनए होता है, उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। यानी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में न्यूक्लियस में, पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, और पूरे सेल को कंट्रोल करने की ताकत भी इसमें होंगी, ठीक है। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपको दिखाई दे रहा, हमारा हो गया न्यूक्लियस, हाँ ठीक है। उसके बाद में हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसको बोला जाएगा, ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को बोला जाता है। देखिए अब देखिए हमारे पास में है दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे
तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाएगा। बस सिंपल सी एक शक्ल है, आपको देखकर ये मालूम हो जाएगा कि जिस पर राइबोसोम मौजूद है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। जिस पर राइबोसोम मौजूद है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। उसी तरह से जिस पे राइबोसोम मौजूद नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में ये राइबोसोम भी हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटर्स बोला जाएगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटर्स भी हम देखेंगे, ठीक है। गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन शॉर्ट एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर द सिक्रेशन डिलीवर्ड टू द ऑर्गन, यानी प्रोटीन को पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडीज का होता है। एक जगह से दूसरी जगह कौन सी कहां पर क्या चीज लग रही है उसको पहुंचाने का काम किसका है? गोल्जी बॉडीज का है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया किसको आपको दिखाई दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी हमारे पास में साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोड्यूस। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आप देखिए हमारे पास में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको डबल मेम्ब्रेन दिखेंगे। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन। और यही एटीपी एक तरह से एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगा, एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी का फॉर्म होगा एटीपी, और ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा। सेलुलर क्या होगा? रेस्पिरेशन। द माइटोकॉन्ड्रिया हेयर देयर ऑन द डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम उसमें मौजूद होते हैं। अब देखिए हमारे पास में वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑर्गेनल्स फॉर न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल लार्ज सेंट्रियोल्स वैक्यूल्स एंड प्लांट प्रेशर। अब देखिए हमारे पास में ये क्या होता है? स्टोर करता है। वैक्यूल्स क्या करता है? कोई भी खराब चीज को क्या करता है? अब देखिए हमारे पास में हम खाना खाते हैं तो खाना पूरा क्या हमारे जिस्म को लग जाता है क्या? कोई भी फूड खाते हैं तो हमारी पूरी जिस्म को लग जाती है क्या? नहीं, इसमें क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। उसी तरह से हमारे सेल में भी क्या होगा? ये जो भी फूड एब्जॉर्ब करेगा उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे? ये अपने अपने अंदर वैक्यूल्स क्या कर लेंगे? समा देंगे और इसका सेल के बाहर कर देंगे, ठीक है। देखिए भूलिए मत हमारे इस मेहनत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।